So hello everyone, it's me Anushka here. So I welcome you all at my channel Anushka Biology 360. तो ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का सेकंड लेक्चर है. आई होप तुम लोग पहला लेक्चर देख के आए होगे और एनसीईआरटी अपने ही साथ लेके बैठना है. ठीक है, तो हम लोगों ने कल पॉपुलेशन ग्रोथ पे छोड़ा था, तो हम लोग आज यहीं से शुरू करने वाले हैं. तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है, मतलब कि The size of a population. The size of a population for any species is not a static parameter. स्टेटिक मतलब ठहरा हुआ सा पैरामीटर नहीं है. मतलब हम लोग ये नहीं कह सकते जैसे कि तुम्हारे मोहल्ले में मान लेते हैं पहले 40 लोग रहते थे. ठीक है, उसके बाद तुम्हारे घर पे 4-5 रिलेटिव्स आ गए. आई नो पसंद तो नहीं होगा उनका आना, बट स्टिल आ गए. तो अब मान लेते 44 हो गए वो लोग. ठीक है, तो अब वो चले जाएंगे, फिर से 40 हो जाएगा. अब किसी और के घर में आ जाएंगे, या फिर किसी के छोटा बेबी हुआ है, या फिर किसी की डेथ हो गई. तो जो पॉपुलेशन का साइज़ है ना बेटा, वो कोई स्टेटिक पैरामीटर नहीं है. मतलब वो हमेशा कांस्टेंट रहे कि 2-3 साल तक तुम्हारे मोहल्ले में सिर्फ 40 ही लोग रहे, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, वो चीज़ बदलती रहती है, वो चीज़ वेरी करती रहती है. ओके, और आगे है इट कीप्स चेंजिंग विद टाइम. ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स. अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करके. हम मान लेते हैं यहाँ पे जनरल केस ले रहे हैं ये, इंक्लूडिंग फूड अवेलेबिलिटी. मान लेते हैं खाना ही अवेलेबल नहीं है तुम्हारे मोहल्ले में, तो तुम लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए. ठीक है, प्रेडेशन प्रेशर. मान लो तुम्हारा कोई साइड वाला रिलेटिव तुम्हें रोज आके पीट देता है, तो तुम लोग कहीं और चले गए. ठीक है, प्रेडेशन प्रेशर मतलब जैसे कोई जानवर है, जैसे डियर है और लॉयन है. ठीक है, तो लॉयन का इतना ज़्यादा प्रेशर होगा कि वो डियर वो वाला जो एरिया है वो छोड़ के कहीं और चला जाए. एडवर्स वेदर. मान लो तुम्हारे मोहल्ले में बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ गया, तो तुम लोग अपनी मौसी के पास चले गए क्योंकि वहाँ मौसम ठीक था. तो इस तरीके से जैसे कि फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडेशन प्रेशर या फिर एडवर्स वेदर, इस तरीके के हम लोगों ने कुछ जनरल एग्जाम्पल लिए हैं. तो मान लेते हैं ये कुछ चीज़ें फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रही हैं तुम लोगों के वहाँ पर रहने को. तो इस वजह से वो जो पॉपुलेशन का साइज़ है ना, वो क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है. किसके साथ, टाइम के साथ. In fact, it is these changes in population density that gives us some idea of what is happening to the population, whether it is flourishing or declining. मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर चेंजेस आना, ये चीज़ हम लोगों को बताती है. क्या बताती है? कि उस पॉपुलेशन फ्लोरिश कर रही है, मतलब पॉपुलेशन का साइज़ जो है बढ़ रहा है, और डिक्लाइनिंग मतलब या फिर पॉपुलेशन का साइज़ घट रहा है. ठीक है, वॉट एवर माइट बी द अल्टीमेट रीज़न. चाहे कोई भी रीज़न हो, द डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड फ्लक्चुएट ड्यू टू चेंज इन 4 बेसिक प्रोसेसेस. तो बेटा चाहे कोई भी रीज़न हो, ठीक है, जो पॉपुलेशन की डेंसिटी होती है ना, वो किसी भी गिवन हैबिटेट में किस गिवन टाइम पीरियड के अंदर फ्लक्चुएट करती रहेगी 4 बेसिक प्रोसेसेस की वजह से. 4 बेसिक प्रोसेसेस में अगर चेंज आया, उसकी वजह से जो पॉपुलेशन का साइज़ है वो कैसे करेगा, वो चेंज होता रहेगा. ठीक है, जिसमें से टू ऑफ विच लिखा है. टू ऑफ विच नेटेलिटी एक मिनट, सॉरी. टू ऑफ विच नेटेलिटी, इमिग्रेशन contribute to an increase in population density and to mortality and emigration to a decrease. ठीक है, नेटेलिटी का मतलब होता है बेटा बर्थ होना. ठीक है, किसी के घर में छोटा बेबी हुआ, ठीक है, एक नया ऑर्गेनिज्म आया ना. देन आता है इमिग्रेशन. इमिग्रेशन मतलब तुम्हारे घर में रिलेटिव आ गए, तो कुछ दिन के लिए आया ना वो, मान लेते कुछ टाइम रह गए, कुछ साल रह गए, तो इमिग्रेशन मतलब बाहर से कोई तुम्हारे घर में आया है. ठीक है, मतलब कोई दूसरी पॉपुलेशन का आदमी किसी दूसरी पॉपुलेशन में आके घुस गया. ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज, तो लोग तो बढ़ गए ना वहाँ पे. ठीक है, तो इस वजह से पॉपुलेशन क्या हुई, बढ़ी. फिर आता है पॉपुलेशन डेंसिटी में घटाने के लिए, तो होते हैं मोर्टेलिटी. ठीक है, मोर्टेलिटी में किसी की डेथ हो गई, ठीक है, तो वो आदमी तो गया, तो पॉपुलेशन डिक्रीज़ कर गई. एमिग्रेशन, तुम्हारे घर पे जो रिलेटिव्स आए थे वो चले गए, तुम्हारी पॉपुलेशन फिर से कम हो गई. मतलब जितनी थी है तो उतनी ही, बट एक बार आए थे तो बढ़ गई थी, फिर चले गए तो डिक्रीज़ हो गई. मान लेते दूसरी पॉपुलेशन का आदमी किसी तीसरी पॉपुलेशन से मिलने के लिए चला गया, तो तीसरी वाली का पॉपुलेशन का साइज़ तो बढ़ गया, बट दूसरी वाली का क्या कर गया, कम कर गया. देन आता है नेटेलिटी. इन्होंने बताया नेटेलिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड. नेटेलिटी इज़ व्हाट बेटा, नंबर ऑफ बर्थ, कितनी बर्थ हो रही हैं किसी भी गिवन पीरियड के अंदर, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर. दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी. फिर इनिशियल डेंसिटी में उसको ऐड कर दिया जाता है. मान लेते हैं पहले 40 लोग थे हमारे पास, ठीक है, 4 बेबी हो गए, तो नई पॉपुलेशन का साइज़ हो गया 44. देन आता है मोर्टेलिटी. मोर्टेलिटी इज़ द नंबर ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड. मोर्टेलिटी मतलब
मर जाना किसी आदमी का, तो नंबर ऑफ डेथ पहले 40 थे, 4 घट गए तो तुम्हारे पास 36 हो गए। देन आता है बेटा इमिग्रेशन। इमिग्रेशन इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। ठीक है, इमिग्रेशन क्या होता है? इमिग्रेशन होता है इंडिविजुअल्स का नंबर, मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स का नंबर जो उस हैबिटेट में आए हैं कहीं और से, ठीक है, किसी गिवन टाइम पीरियड के अंदर। देन आता है एमिग्रेशन। एमिग्रेशन इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, एमिग्रेशन इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट, जो उस हैबिटेट को छोड़ के चले गए हैं, कहीं और चले गए हैं ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, जो हमने टाइम पीरियड कंसिडर करा है। मान लेते हैं हम लोगों ने 1 साल का टाइम पीरियड रखा है, ठीक है, तो हम लोग उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये पॉपुलेशन डेंसिटी है। इमिग्रेशन मतलब कि आना, इमिग्रेशन मतलब कि आना, और अगर वो आए हैं तो वो ऐड हो रहा है पॉपुलेशन में, नंबर क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। नेटिलिटी मतलब बर्थ, नेटिलिटी में भी क्या कर रहा था? ऐड कर रहा था। पॉपुलेशन डेंसिटी में मोर्टेलिटी क्या कर रहा था? कम कर रहा था। ठीक है, और जो है कौन हमारे पास? एमिग्रेशन। एमिग्रेशन भी क्या कर रहा था बेटा? एमिग्रेशन भी सब्सट्रैक्ट ही कर रहा था, तो ये भी पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या कर रहा था बेटा? कम कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तो अगर हम देखें कि n अगर पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब n अगर जो है वो पॉपुलेशन की डेंसिटी है किसी भी गिवन टाइम t के ऊपर, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी? t+1। तो n t+1 बराबर में nt प्लस बी प्लस आई, बर्थ प्लस में इमिग्रेशन, इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या? d+e, डेथ प्लस में एमिग्रेशन। बर्थ प्लस इमिग्रेशन को ऐड करना, उसमें से माइनस कर देना डेथ प्लस एमिग्रेशन को, फिर वो ऐड कर देंगे एन टी इनिशियल वाले पॉपुलेशन डेंसिटी से, तो हमारे पास आ जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी किसी टाइम के बाद कितनी हो गई। ठीक है, so you can see from above equation that population density will increase if the number of birth plus the number of immigrant, अगर b प्लस आई वाला नंबर ज़्यादा है, मतलब अगर b प्लस आई वाला नंबर ज़्यादा है d प्लस ई से, तो कोई भी पॉपुलेशन का साइज़ क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा। और अगर डेथ ज़्यादा हो रही है, एमिग्रेट लोग ज़्यादा कर रहे हैं, बर्थ कम हो रहा है, इमिग्रेट लोग कम कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन का साइज़ क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन के अंदर बर्थ और डेथ जो होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी पॉपुलेशन डेंसिटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। जो बाकी के 2 फैक्टर होते हैं ना, उनको हम अज्यूम करते हैं कि उनकी जो इम्पॉर्टेंस है वो कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही आती है। ठीक है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस इफ़ अ न्यू हैबिटेट इज़ जस्ट बीइंग कॉलोनाइज्ड, अगर किसी इंस्टेंस पे एक नया हैबिटेट को जस्ट बनाया है, मतलब एक नया मोहल्ला जस्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे लोग आके रहेंगे, वो चीज़ उस टाइम पे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी ना पॉपुलेशन के साइज़ को बढ़ाने में बेटा। तो इमिग्रेशन में कंट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंटली टू पॉपुलेशन ग्रोथ दैन बर्थ रेट, तो इमिग्रेशन ज़्यादा रिलायबल होगा उस टाइम पे बर्थ रेट के कंपैरिजन में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ ग्रोथ मॉडल्स। ठीक है, तो व्हाट इज़ ग्रोथ मॉडल? ग्रोथ मॉडल क्या होता है? डज द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन विद टाइम शो एनी स्पेसिफिक एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न? क्या पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है वो किसी भी टाइम के साथ, मतलब पॉपुलेशन का ग्रोथ टाइम के साथ कोई स्पेसिफिक या फिर कोई प्रोडिक्टेबल, जिसको हम लोग देख सकें, जिसको हम लोग प्रोडिक्ट कर सके, इस तरीके का पैटर्न शो करता है? करता है? नहीं करता है, ये इसने पूछा है। वी हैव बीन कंसर्न्ड अबाउट अनब्रिडल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इट इन आवर कंट्री एंड इट इज़ देयरफॉर नेचुरल फॉर अस टू बी क्यूरियस इफ डिफरेंट एनिमल पॉपुलेशन इन नेचर बिहेव द सेम वे और शो सम रिस्ट्रेंट्स ऑन ग्रोथ। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा कंसर्न हैं किसको लेके, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन का जो बढ़ता हुआ जो दौर है ना वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी से इंक्रीज़ कर रही है, मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ही जल्दी इंक्रीज़ कर रही है, और इसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती हैं। परहैप्स वी कैन लर्न अ लेसन और टू फ्रॉम नेचर ऑन हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। अब हम लोग क्या सीखते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ग्रोथ के टाइम बताया। सबसे पहले हम लोगों ने देखा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, रिसोर्स, फूड और जगह, रहना, मतलब जगह कहाँ पे रहेंगे हम, फूड क्या हम लोग खाएंगे, ये दोनों चीज़ें किस में इंक्लूड करी हैं? रिसोर्सेज में। रिसोर्स अवेलेबिलिटी इज़ ऑब्वियसली एसेंशियल फॉर द अनइम्पेक्टेड ग्रोथ फॉर अ पॉपुलेशन। अब मान लेते तुम्हारी फैमिली को हम कंसिडर करते हैं,
तुम कहीं ऐसी जगह जाओ जहाँ पर रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, कैन यू सर्वाइव द? ऑब्वियसली नो। तुम लोग वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते, तो तुम्हारी पॉपुलेशन भी ग्रो नहीं करेगी, है ना बेटा? तो रिसोर्सेज, फूड और स्पेस की अवेलेबिलिटी ना एक बहुत ऑब्वियस एसेंशियल चीज़ है, ठीक है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन का ग्रोथ हो सकेगा। आइडियली हम देखें, व्हेन रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड, अगर किसी हैबिटेट में जो रिसोर्सेज है, मतलब खूब खाना है खाने के लिए, खूब जगह है रहने के लिए, अगर अनलिमिटेड हो जाए, तो हर एक स्पीशीज हैज़ द एबिलिटी टू रियलाइज फुली इट्स इन्नेट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर। तो हर एक स्पीशीज़ तो यही चाहेगी ना कि मैं अपना नंबर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बढ़ाऊँ, है ना? अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं तो हर स्पीशीज़ तो यही चाहती है कि वो अपना नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। एज डार्विन ऑब्जर्व, जैसा कि डार्विन ने देखा था वाइल डेवलपिंग हिज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जब वो अपनी नेचुरल सिलेक्शन वाली थ्योरी को डेवलप कर रहा था, then the population grows in an exponential और geometric fashion। तब population जो होगी वो exponentially या फिर geometric fashion में grow करेगी। अगर कोई population है जिसका size मान लेते हैं n है, the birth rate not total number but per capita, मतलब total number नहीं, per capita देखेंगे, per capita birth are represented as b, बर्थ रेट को b से, डेथ रेट को d से। तो जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा ना बेटा n में किसी भी यूनिट टाइम पीरियड में, दैट इज़ dn/dt इज इक्वल्स टू बर्थ माइनस में डेथ मल्टीप्लाई में n क्या था यहाँ पे? पॉपुलेशन का साइज़। तो b माइनस डी को हम लोगों ने r मान लिया, तो dn/dt बराबर rn, ठीक है। तो जो r है ना बेटा इस इक्वेशन में, द r इन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। जो r जो है ना वो नेचुरल इंक्रीज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज होता है एंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर चोजन फॉर असेसिंग इम्पैक्ट्स ऑफ एनी बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर इन पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब कोई भी बायोटिक या फिर ए बायोटिक, मतलब एनवायरमेंटल कुछ ड्रास्टिक कंडीशंस हो गई हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रुक गई है या फिर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर रही है या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इस चीज़ को हम लोग अब किस चीज़ से बताएंगे? आर से बताएंगे। इस इक्वेशन में जो आर है वो क्या है बेटा? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। नेचर कितना हेल्प कर रही है उसको इंक्रीज होने में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। तो टू गिव यू सम आइडिया, हम लोगों को कुछ आइडिया देने के लिए इन लोगों ने आर का मैग्नीट्यूड हम लोगों को बताया। नॉर्वे के जो रैट हैं उसके लिए आर की वैल्यू है 0.015 एंड फॉर फ्लोर बीटल के लिए दैट इज़ 0.12, ठीक है। 1981 के अंदर बेटा जो आर की वैल्यू थी ना ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए इंडिया के अंदर, दैट इज़ 0.0205। अभी हम लोगों से कह रहा है कि फाइंड आउट अभी ह्यूमन पॉपुलेशन की अगर हम देखें आर वैल्यू क्या है। फॉर कैलकुलेटिंग इट यू नीड टू नो द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। हम लोगों को बी पता होना चाहिए, हम लोगों को डी पता होना चाहिए, तो बी माइनस डी इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। द अबव इक्वेशन डिस्क्राइब्स द एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ये बहुत ज़्यादा ऐड आ रहे हैं आज, ठीक है। तो द अबव इक्वेशन डिस्क्राइब्स द एक्सपोनेंशियल, तो ऊपर वाली जो इक्वेशन है मतलब dn/dt बराबर आर एन जो चीज़ है वो क्या डिस्क्राइब कर रही है? एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ के पैटर्न को किसी भी पॉपुलेशन के लिए। तो और रिजल्ट कैसा करेगी? एक जे शेप्ड कर्व आएगा। अभी हम देखेंगे साइड में ग्राफ में, जब हम प्लॉट करेंगे एन को टाइम के साथ, मतलब एन इधर ले लिया, ठीक है, और इधर हमने मान लेते हैं टाइम ले लिया, तो ये ग्राफ कैसा आएगा? इस तरीके का जे शेप्ड, ये जे बन गया, इस तरीके का ग्राफ बनेगा बेटा। नो 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 नो, आई डोंट वांट टू डिस्कार्ड एनीथिंग, ओके सॉरी। तो जे शेप्ड कर्व बन गया हमारे पास। अगर हम एन और टी मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर हमारे पास कर्व कैसा आएगा? जे शेप्ड कर्व आएगा। अगर तुमको बेसिक कैलकुलस आता है होगा, आई नो तुम लोगों को आता है, तुम लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हो, सो यू कैन डिराइव द इंटीग्रल फॉर्म। तो हम लोग उसके इंटीग्रल फॉर्म को डिराइव कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के इक्वेशन को, जैसे कि एन टी बराबर एन नॉट इंटू ई इस टू पावर आर टी। अब यहाँ पर जो टर्म्स लिखी हैं उसको तुम ध्यान से देखो क्या क्या लिखा है, क्योंकि ये भी नीट में पूछा हुआ है, ठीक है। एक बार उन्होंने ई ही पूछ लिया था, एक बार उन्होंने आर पूछा हुआ है। एन टी इज़ वॉट बेटा? एन टी इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी किसी भी टाइम के टी के बाद। एन ज़ीरो पॉपुलेशन डेंसिटी जब टाइम ज़ीरो था। आर ऊपर बताया था इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ई तो सब जानते होंगे, द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम दैट हैज़ अ वैल्यू ऑफ 2.71828।
ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब 2.71 तक याद रखो। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा का पूरा तुमको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर हमारा कर्व। तो ये एन लिया है इधर इन्होंने। ठीक है, 1 मिनट, मार्कर कहाँ गया मेरा, वेयर इज़ माई मार्कर। तो इधर ये तो दिख ही नहीं रहा पूरा का पूरा। तो ये ऐड ने आज बहुत ही परेशान कर लिया है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया बेटा, एन लिया है। इधर हम लोगों ने देख लिया कि इधर हम लोगों ने क्या ले लिया, हमने लिया है टाइम। तो ये वाला जो कर्व है dn/dt बराबर आर एन, हमारा ए वाला, ये कौन सी ग्रोथ का है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का है। ठीक है, इट्स नॉट वर्किंग, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का है। और ये जो नीचे बी वाला ग्राफ है, इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक तुम लोगों को समझ आ गया होगा, है ना। देन लिया है बेटा कि एनी स्पीशीज़, ठीक है, ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली, कोई भी स्पीशीज़ जो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है अनलिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर, कंडीशन वो रीच कर जाएगी एक छोटे से टाइम के अंदर अपनी मैक्सिमम पॉपुलेशन के अंदर। मतलब कि जो कोई स्पीशीज़ है उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगी ऑब्वियसली, और थोड़े टाइम के बाद ही वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगी। मतलब उसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी वो इनॉर्मसली इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं डार्विन शॉर्ट हाउ इवन अ स्लो ग्रोइंग एनिमल। मतलब डार्विन ने बताया कि जो एलिफेंट है, एलिफेंट बहुत स्लो ग्रो करता है। इसका ना मतलब अगर हम गेस्टेशन पीरियड देखें ना, तो वो लगभग 2 साल का रहता है। मतलब नॉट एग्जैक्टली 2 years, बट उससे 1-2 महीना कम करके। ठीक है, तो डार्विन ने बताया कि एलिफेंट जो एक स्लो ग्रोइंग एनिमल है, मतलब जिसका गेस्टेशन पीरियड ही बेटा 2 साल का है, सो यू कैन इमेजिन कि वो कितना धीरे धीरे रिप्रोडक्शन करके बेबी को बर्थ देता होगा। ठीक है, कुड रीच एनॉर्मस नंबर, वो भी अपनी पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा नंबर तक बढ़ा सकता है अगर चेक्स ना हो। चेक्स मतलब जैसे कि चेस में होता है ना, चेकमेट होता है, तो उस तरीके से अगर उसके पास कोई परेशानी दिक्कत, रहने के लिए खूब खाना है, मतलब सॉरी खाने के लिए खूब खाना है, रहने के लिए खूब जगह है, तो वो भी मतलब इतना स्लो ग्रो करने वाला एनिमल भी बहुत जल्दी से अपना पॉपुलेशन का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा लेगा। ठीक है, ये एक नीचे हम लोगों को स्टोरी दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक राजा होता है और उसका मंत्री होता है, तो वो चेस गेम के लिए बैठता है। ठीक है, तो वो चेस खेलने के लिए बैठ जाता है। तो किंग जो होता है वो कॉन्फिडेंट होता है कि भाई वो ही गेम जीतेगा, तो वो कोई भी शर्त मानने के लिए मंत्री होता है। वो अपने मंत्री से कहता है कि आप मेरे को कोई भी शर्त तो मैं मान जाऊँगा सारी की सारी। ठीक है, तो मिनिस्टर ने हम्बली कहा कि अगर वो जीता तो ही वॉन्टेड ओनली सम व्हीट ग्रेन्स, तो उसको कुछ गेहूँ के दाने चाहिए। द क्वान्टिटी ऑफ विच इज़ टू बी कैलकुलेटेड बाय द प्लेसिंग ऑन द चेस बोर्ड 1 ग्रेन इन स्क्वायर 1। ठीक है, जो स्क्वायर 1 है उसके अंदर हमने 1 दाना रखा, फिर स्क्वायर 2 में हमने 2 रखा, फिर उसको मतलब उसका स्क्वायर करते गए। स्क्वायर 3 में हमने 4, फिर उसको 8 करा, मतलब उसको डबल डबल करते गए। ठीक है, पहले 1 रखा, फिर उसका डबल 2, फिर 4, फिर 8, इस तरीके से, फिर आगे 16, फिर आगे 32, इस तरीके से। तो हर टाइम उसने डबल करा, जितनी भी क्वांटिटी हमने पिछले बॉक्स में रखी थी उसको हमने सीधा डबल करके अगले बॉक्स में रखने के लिए उसने कहा। जब तक कि वो 64 स्क्वायर्स होते हैं ना चेस में, जब तक वो 64 स्क्वायर्स उसमें भर ना जाएँ तब तक। तो किंग ने ये बहुत मतलब उसको लगा कि ये तो बहुत फुद्दू सी वो है, शर्त है, ये तो हम मान ही जाएंगे, तो उसने मान ली। ठीक है, और उसने गेम स्टार्ट करा, बट अनलकी, मतलब वो थोड़ा सा किस्मत के साथ खेल गया, तो जो मिनिस्टर था वो जीत गया। तो किंग को ना लगा कि उसके जो मंत्री की जो बैट है ना वो बहुत ईजी है। ठीक है, तो उसने मान लिया कि भाई चलो ये तो कर ही देंगे। उसने एक सिंगल ग्रेन रखा पहले, फिर उसने आगे आगे फिल करता गया। जैसे जैसे उसने हाफ़ चेस बोर्ड रखा, किंग ने मतलब हाफ़ चेस बोर्ड भर दिया, तो किंग को रियलाइज़ हुआ कि his dismay that all the wheat produced in his entire kingdom pooled together would still be inadequate to cover all the 64 squares। तो उसने रियलाइज़ करा कि उसके पूरे किंगडम में जितना गेहूँ वो उगा रहे हैं ना, वो 64 स्क्वायर्स में रखने के लिए वो कम पड़ जाएगा। ठीक है, नाउ थिंक ऑफ एनी टाइनी पैरामीशियम, हम लोग एक छोटा सा पैरामीशियम मान लेते हैं, स्टार्टिंग विद जस्ट 1 इंडिविजुअल एंड थ्रू बाइनरी फिजन वो डबल करता जाए हर दिन। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि 64 डेज़ के अंदर वो अपनी पॉपुलेशन का साइज़ कितना बढ़ा सकता है जब उसके पास फूड और स्पेस अनलिमिटेड होता है। सो यू कैन इमेजिन कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कितनी ज़्यादा हम लोगों के लिए ख़तरनाक सी है। ठीक है, बट वो सच में है। अगर हम आगे देखें वेट सॉरी आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, लॉजिस्टिक ग्रोथ।
ठीक है। जो एक्सपोनेंशियल है ना वो थोड़ा सा आइडियल कंडीशन है। मतलब अब तुम लोग खुद सोचो, अब हम लोग इतना रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करेंगे ना बेटा, तो चीज़ें ख़त्म होना शुरू होंगी, है ना। और हम लोग तो वैसे ही बहुत बर्बादी पे उतरे हुए हैं आजकल। ठीक है, तो अब हमारे पास जो थोड़ा साइंटिफिक चीज़ है और जो थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ है, दैट इज़ लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आई डोंट थिंक कोई टर्म है मतलब जो प्रैक्टिकल हम लोग अपनी लाइफ में लगा सकें। ठीक है, तो नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज इन नेचर हैज़ एट इट्स डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कोई भी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन, किसी भी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन नेचर के अंदर उसके पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सके। ठीक है, मतलब इतनी चीज़ें नहीं बचती हैं बेटा। दिस लीड्स टू कॉम्पिटिशन, इसकी वजह से कॉम्पिटिशन होगा इंडिविजुअल्स के बीच में। लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे तो वो कॉम्पीट करेंगे। ठीक है, हम जैसे कि मान लो घर के अंदर कुछ खाना बनाओ, ठीक है, तो खाने में, नहीं ये वाला एग्जांपल नहीं, मान लो मम्मी बाहर से आई और मम्मी क्या लेके आई हैं, मम्मी कपकेक लेके आई हैं। मम्मी एक कपकेक लेके आई हैं तो माना तुम लोग आधा आधा कर लोगे इज्जत से, बट तुम दोनों उतर गए लड़ाई पे। अब हम लोग कॉम्पीट कर रहे हैं कि ये देखते हैं कौन छीन के दिखाता है, कौन खाएगा इसको। तो इस तरीके से ना अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हुए ना बेटा, तो वो चीज़ कंपटीशन की तरफ जाएगी। ठीक है, इवेंचुअली क्या होगा, अब मान लेते तुम हो 18 साल के, तुम्हारा भाई है बेचारा 3 साल का, वो क्या ही तो लड़ाई कर लेगा तुमसे। तो जो फिटेस्ट होगा, मतलब मान लेते हैं हम यहाँ पे तुम ही फिट हो, ठीक है, तो जो फिट वाला इंडिविजुअल होगा ना वो छीन लेगा उससे। अब तुम 3 साल के बच्चे से तो छीन ही लोगे, माना बाद में तुम्हारी मम्मी उसको छोटा मान के उसको दे देंगी वो कपकेक, बट अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो तुम जीते ना उससे। तो इस तरीके का जो फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा वही रहेगा, वही रिप्रोड्यूस करेगा। तो द गवर्नमेंट ऑफ मेनी कंट्रीज़ हैव ऑल्सो रियलाइज दिस फैक्ट। तो जो गवर्नमेंट है कुछ कंट्रीज़ की, उन्होंने भी इस फैक्ट को रियलाइज़ करा है और इंट्रोड्यूस करा है वेरियस रिस्ट्रेंट्स को, जिसकी विद अ व्यू टू लिमिट ह्यूमन पॉपुलेशन, ताकि जो बढ़ती हुई इतने गंदे तरीके से ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती है ना, उसको रोक सके हम लोग। ठीक है, नेचर के अंदर growth in nature a given habitat has enough resources to support a maximum possible number। तो किसी भी नेचर के अंदर जो गिवन हैबिटेट है ना, उसके पास इतना रिसोर्स तो होता है कि वो उस मतलब मैक्सिमम पॉसिबल नंबर तक तो जा ही सके, जिसके बाद कोई ग्रोथ ना हो, बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज़ पॉसिबल, जिसके बाद जो फर्दर ग्रोथ है वो रुक जाएगा। लेट अस कॉल दिस लिमिट एज नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी। हम मान लेते हैं कि नेचर ने ही लिमिट लगा दी कि भाई इतना होगा, तब तक मैं सपोर्ट करूँगी, उसके बाद मैं सपोर्ट नहीं करूँगी, उसके बाद तुम्हें रुक जाना चाहिए फॉर दैट स्पीशीज़, उस स्पीशीज़ के लिए, उस हैबिटेट में। अ पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज शो इनिशियली अ लैग फेज। तो जो पॉपुलेशन है ना बेटा, उसमें उस हैबिटेट में रहने वाली लिमिटेड रिसोर्स के साथ जो रह रही है, तो वो इनिशियली तो एक लैग फेज दिखाएगी, मतलब शुरू शुरू में तो धीरे धीरे काम होगा, फिर फॉलोड बाय द फेजेस ऑफ एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेट हो गई चीज़ें, ठीक है, उसके बाद डी एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। मतलब शुरू शुरू में धीरे धीरे चला। ठीक है, मान लेते हैं पहले शुरू में अगर हम 1 साल में देखें, पहले 1 साल के अंदर मान लेते हैं कितने इंडिविजुअल्स ने बर्थ लिया, 2। ठीक है, बाद में हम अगली अगर दूसरी दूसरी साल में, दूसरी साल की बात करें तो मान लेते हैं 20 हो गए। तीसरी साल में मान लेते हैं ये थोड़ा सा रेशो कम हो गया, बट इतना कम नहीं हुआ, 10 हो गया। ठीक है, फिर चौथे साल में एसिम्पटॉट मतलब रुक गया, फिर कुछ बर्थ नहीं हुआ। ठीक है, मतलब इनिशियली क्या आया बेटा, लैग फेज आया, बाद में फेजेस ऑफ एक्सेलरेशन हुआ, उसके बाद डी एक्सेलरेशन, फिर नेचर की कैरिंग कैपेसिटी जो थी, नेचर अपनी लिमिट पे आ गई और उसने एसिम्पटॉट रख दिया। व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेज द कैरिंग कैपेसिटी, जब जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच गई, मतलब जहाँ पर नेचर की लिमिट है ना बेटा, वहाँ पे वो पहुंच गई, तो अब प्लॉट ऑफ एन, तब एसिम्पटॉट आ जाएगा। ठीक है, ये प्लॉट ऑफ एन, अगर हम एन को टाइम के साथ रखेंगे तो इस टाइम पे किस तरीके का ग्राफ आएगा, ये इधर मान लेते हैं एन है, इधर मान लेते हैं टी है। ठीक है, तो उस तरीके का किस तरीके का ग्राफ आएगा बेटा, सिग्मोइड ग्राफ आएगा। ठीक है, काइंड ऑफ दिस, सॉरी नीचे थोड़ा सा सही से नहीं बन रहा है, तो इस तरीके से ये कांस्टेंट हो गया, रुक गया, पहले धीरे धीरे बढ़ा, फिर एक्सेलरेट हुआ, फिर डी एक्सेलरेट हुआ और फिर कांस्टेंट मतलब एसिम्पटोट। द टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इसको हम कहेंगे वर्डहर्स्ट पीयर्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ। बहुत कॉम्प्लेक्स नेम है, वर्हर्स्ट पीयर लॉजिस्टिक ग्रोथ। इस ग्राफ को हमने क्या नाम दिया है, वर्हर्स्ट पीयर लॉजिस्टिक ग्रोथ, एंड इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इसकी इक्वेशन क्या है, 1 मिनट हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो
ज्योमेट्रिक ग्रोथ था बेटा। ज्योमेट्रिक ग्रोथ कब कब हो रहा था? जब हमारे पास रहने के लिए बहुत सारी जगह थी, मतलब इन शॉर्ट रिसोर्सेज जो थे वो अनलिमिटेड थे। उसके इक्वेशन क्या थे? dn/dt इज इक्वल्स टू r इंटू एन। आर क्या था बेटा? नेचुरल इंक्रीज, ठीक है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक है। तो आर किस चीज़ से आ रहा था? बर्थ रेट माइनस में डेथ रेट से। तो अब वो चीज़ ज़्यादा प्रैक्टिकल थी नहीं, तो अब हमारे पास आया लॉजिस्टिक ग्रोथ। उसके अंदर क्या होती है? चीज़ें लिमिटेड होती हैं, लिमिटेड होती हैं तो कंपटीशन होगा। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? सिग्मोइड। उसका ग्राफ कैसा आया था बेटा? जी शेप्ड कर्व आया था, ठीक है। आई होप तुम लोग याद कर रहे हो साथ साथ, है ना। फिर आता है dn/dt। इसकी इक्वेशन क्या थी? देखो वहाँ पर क्या था? dn/dt बराबर rn। यहाँ पे इतना तो सेम है, बस ये चीज़ थोड़ी सी अलग है, k माइनस एन बाय के। अब इस चीज़ को देखो, कई लोग कैसे लिख के देते हैं, 1 माइनस एन बाय के। आई नो इट्स एन ईजी थिंग बट यू विल गेट कन्फ्यूज इन एग्ज़ाम्स। मैं भी बहुत कंफ्यूज होती थी, सॉरी ये एन थोड़ा सा गलती से हो गया। ओह मेरे पास इरेज़र है, ठीक है, देखा मेरे पास इरेज़र भी है, तुम लोगों के पास नहीं है ना। सॉरी जोक्स अपार्ट। तो 1 माइनस एन बाई के है और एक लिख देंगे, फिर एन आ गया यार। इस एन को क्या है? मुझे एन नहीं लिखना, मुझे 1 लिखना है, ओके। और 1 माइनस के बाय एन। आई नो ये एक बहुत इजी चीज़ है, तुम लोग याद रखोगे, मुझे तुम लोगों पे पूरा भरोसा है कि तुम लोग इस चीज़ को याद रखने वाले हो। बट इस चीज़ को याद नहीं रखना है, पेपर में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों एग्जाम्पल, अगर इस इक्वेशन से सवाल आया तो ये दोनों एग्जाम्पल, उसमें एग्जाम्पल नहीं सॉरी ऑप्शन ज़रूर देंगे हमारे आकाश के टेस्ट सीरीज़ में। मतलब मैंने आकाश से कोचिंग करी थी ना, तो ये लोग मतलब जब भी ऐसा सवाल आता था तो ये दोनों ऑप्शन फिक्स होते थे और मैं बहुत देर सोचती थी कि यार क्या होगा, 1 माइनस एन बाई के, 1 माइनस के बाय। सो आई होप तुम लोग ये याद रखोगे कि वो क्या है, 1 माइनस एन बाई के है। तो ये किसकी इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ ली? ये हम लोगों ने पढ़ ली है किसकी इक्वेशन? वर्होल्ज़ लॉजिस्टिक ग्रोथ। इस टाइप की पॉपुलेशन ग्रोथ को हम ये कहेंगे। कर्व कैसा आया है? सिग्मॉइड कर्व आया। इक्वेशन क्या है? dn/dt इज इक्वल्स टू आर एन ब्रैकेट में k माइनस एन बाय के। आई होप तुम लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा, है ना। सो नेक्स्ट आगे बेटा हमारे पास आता है, जब यहाँ पे n क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी किसी टाइम t पे। r वही हमारा फिर से इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। k इज़ व्हाट बेटा? कैरिंग कैपेसिटी। नेचर कितना सपोर्ट कर सकती है उस चीज़ को, ठीक है। सिंस रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन आर फाइनाइट, ठीक है। अब ये भी कह रहा है कि रिसोर्सेज जो होता है ना ग्रोथ के लिए किसी भी एनिमल पॉपुलेशन के लिए, वो फाइनाइट है, मतलब अनलिमिटेड नहीं है लिमिट है उस चीज़ की। एंड बिकम लिमिटिंग सूनर, और धीरे धीरे जैसे हम उन चीज़ों को यूटिलाइज़ करते जा रहे हैं ना, अब जैसा कि बहुत बार न्यूज़ में सुनते होंगे कि बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम वापस रीन्यू नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जिसका हमें यूटिलाइज़ करना कम करना पड़ेगा, क्योंकि आगे आगे बहुत तबाही मचेगी बेटा, बिल्कुल कलयुग आने वाला है। तो वो चीज़ लिमिट होती जा रही है, जल्दी या फिर बाद में, क्या तो जल्दी से लिमिट हो जाएगी अगर हम कुछ ज़्यादा ही गंदे तरीके से उनको बर्बाद करेंगे, या फिर लेकिन एक टाइम के बाद तो वो चीज़ ख़त्म होनी शुरू होगी ही, ठीक है। तो जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है ना, वो ज़्यादा रियलिस्टिक है, मतलब वो ज़्यादा रिलायबल है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, हम लोग हमारा लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि आगे का हम करेंगे तो वो पूरा एक साथ ही करेंगे, ठीक है बेटा। हाँ इतना तो दिखाई देगा ये। हमारे पास है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, ठीक है। पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज द रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ऑल्सो कॉल्ड डार्विनियन फिटनेस, हायर वैल्यू इन द हैबिटेट इन विच दे लिव, ठीक है। पॉपुलेशन जो होती है वो इवॉल्व होगी, किस तरह से इवॉल्व होगी कि वो अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को क्या कर सके? मैक्सिमम कर सके, जिसको हम डार्विनियन फिटनेस कह सकते हैं। डार्विनियन फिटनेस का एक सीधा सा लॉजिक है, हाई आर वैल्यू, जिसकी भी आर वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। मतलब देखो आर वैल्यू ज़्यादा मतलब बी माइनस डी की वैल्यू ज़्यादा। अब ये चीज़ ज़्यादा कब हो सकती है? जब बी बहुत ज़्यादा होगा, मतलब बर्थ रेट ज़्यादा होगा। बर्थ रेट का किससे कनेक्शन है? रिप्रोडक्शन से। मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस बहुत ज़्यादा होगी तभी बर्थ रेट ज़्यादा होगा और तभी आर की वैल्यू ज़्यादा होगी। आई होप तुम लोगों को क्लियर होगी ये चीज़, ठीक है। डार्विन की एक चीज़ थी कि कोई भी इंडिविजुअल वही डार्विन के अकॉर्डिंग वही आदमी फिट है जिसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। जो जितना ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर सकता है, डार्विन के अकॉर्डिंग वही आदमी सबसे ज़्यादा फिट है, ठीक है। तो पॉपुलेशन किस तरह से इवॉल्व होगी कि वो अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मैक्सिमाइज कर सके, जिसको हम डार्विनियन फिटनेस कहेंगे, जिसका वैल्यू आर वैल्यू क्या होगा बेटा? बहुत ज़्यादा, और जिस भी हैबिटेट में वो रह रहे हैं। तो अंडर अ
अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर। सिलेक्शन प्रेशर के एक पर्टिकुलर सेट के अंदर, मतलब अब सब लोगों को सेलेक्ट होना है ना, ठीक है। अब जैसे कि नीट है, तुम लोग जितने लोग भी प्रिपेयर कर रहे हो, मान लेते हैं हम लोग एवरेज मान के चलते 20 लाख लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस 20 लाख में से चलो सारे के सारे नहीं, मतलब सब लोग तो जेन्युइन तरीके से पेपर देने भी नहीं जाते, कुछ लोग मानते हैं, मज़े मज़े में देते हैं एक बार के लिए, मान ले, मतलब कई लोग होते हैं ऐसे। तो सिलेक्शन प्रेशर मतलब बाकी के जो 15 लाख बच्चे हैं जिन्होंने खुद से जेन्युइनली तैयारी कर रहे हैं, उनके पास तो ये प्रेशर है ना कि भाई हम लोगों को सेलेक्ट होना है, हम लोगों को सेलेक्ट होना है। माना सेलेक्ट फिर भी कुछ ही बच्चे होंगे, बट उन 15 लाख के मन में तो ये है ना कि हम लोग सेलेक्ट हों, है ना, मानते हो ना ये चीज़। तो जो भी लोग हैं उनके अंदर भी तो सिलेक्शन के लिए प्रेशर होगा कि नेचर हम लोगों को सिलेक्ट करे ताकि हम लोग ज़्यादा टाइम तक जिंदा रह सकें। ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टूवर्ड्स द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी। तो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी, मतलब ज़्यादा अच्छी जो रिप्रोडक्शन की स्ट्रैटेजी होगी ना, उस तरफ वो लोग इवॉल्व करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उतने ज़्यादा उनके बेबी होंगे, उतनी ही ज़्यादा उनकी जनरेशन कंटिन्यू कर पाएगी। ठीक है, मान लेते हैं अब किसी का एक बेबी था, उसकी डेथ हो गई, तो उसकी जनरेशन का नामो निशान ख़त्म। किसी के 10 थे, ठीक है, अब वो मतलब 10 तो अचानक कैसे ही मरेंगे यार, एक मर गया, 2 मर गया, 3 मर गए, मैक्सिमम 8 मर गए, 2 तो बचे ही, ठीक है, उनकी जनरेशन कुछ तो बची ना। तो वो लोग उस तरफ भागेंगे जिधर ज़्यादा एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है। तो सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। अब कुछ लोग, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ब्रीड कर सकते हैं, मतलब एक बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि पैसिफिक साल्मन फिश और बैम्बू का ब्रीड देखा नहीं होगा, ऐसा नहीं कहूँगी मैं, तुम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हो, मैंने भी नहीं देखा आज तक। सो बैम्बू तुम लोग मतलब फ़ोटो वगैरह में तो देखा ही होगा। तो जो बैम्बू का पेड़ होता है ना, वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करता है, ठीक है। पैसिफिक साल्मन फिश, जो साल्मन फिशेज़ है ना बेटा, वो एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं सिर्फ। वाइल अदर्स ब्रीड मैनी टाइम्स। कुछ लोग बहुत लाइफ टाइम में बहुत बार रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बहुत सारे बर्ड्स, मैमल्स हो गए, ठीक है। तो सम प्रोड्यूस, कुछ लोग प्रोड्यूस करेंगे क्या, अ लार्ज, हम ब्लैक लेंगे, ठीक है। सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग। कुछ लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे, लार्ज नंबर ज़्यादा होगा ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग, जो बच्चा होगा वो छोटा साइज़ का होगा। बहुत सारे छोटे साइज़ के ऑफस्प्रिंग वो बनाएंगे, जैसे कि ऑयस्टर्स हो गए, पेलागिक फिशेज़ हो गई, वाइल्ड अदर, जैसे कि ह्यूमन्स में देखते हैं, ह्यूमन्स में एक साथ बहुत सारे बच्चे नहीं होते ना, एक बार में एक ही बच्चा होता है और उसका साइज़ बड़ा होता है। तो वाइल अदर्स प्रोड्यूस अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज्ड ऑफस्प्रिंग। और कुछ लोग कैसे प्रोड्यूस करेंगे, नंबर उनका स्मॉल होगा, साइज़ उनका बड़ा होगा, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स बेटा। सो विच इज़ डिज़ायरेबल फॉर मैक्सिमाइज फिटनेस। ये मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ कि फिटनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए इनमें से कौन सा ज़्यादा डिज़ायरेबल होगा। Psychologists suggest that life history traits of organism have evolved in relation to the constraint imposed by the abiotic and biotic component of the habitat in which they live. जो इकोलॉजिस्ट होते हैं बेटा, वो हम लोगों को ऐसे सजेस्ट करते हैं कि जो लाइफ हिस्ट्री ट्रेट होता है ऑर्गेनिज्म जैसे कि इवॉल्व करता जाता है ना, तो हम लोग भी इवॉल्व होके ही बने हैं, तो वो इस तरीके से इवॉल्व होता है। जो एबायोटिक या फिर बायोटिक कंपोनेंट ने जो उनके लिए विपदाएं खड़ी करी है ना, उन चीज़ को वो हटा के कि वो लोग उस चीज़ के अंदर रहते हुए किस तरह से सर्वाइव करें। जैसे बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी हो रही है, ठीक है, मान लो टेम्परेचर 50 डिग्री पे चला गया, तो उस 50 डिग्री सेल्सियस को हम लोग कैसे एडजस्ट करें, उसको किस तरह से मैनेज करें, तो बाद में वो इवॉल्व होगा, तो बाद में वो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये सारी जो अड़चनें आ रही है ना हमारे पास एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट की वजह से उस हैबिटेट के अंदर, उसकी वजह से उन चीज़ों को देखते हुए हम लोग क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो जो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स है अलग अलग स्पीशीज़ की, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो इकोलॉजिस्ट रिसर्च कर सकते हैं। सो आई होप तुम लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। अपनी एनसीईआरटी अपने साथ लेके बैठा करो, ठीक है। और मेरी राइटिंग में भी इस गंदे से पेन की वजह से थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, बट गंदा नहीं है, ये थोड़ा बहुत तो काम कर ही रहा है। सो अगर कोई भी तुम लोगों को दिक्कत आई हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। कुछ पूछना हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड तुमको प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, क्योंकि मैं भी तुम्हारी ही उम्र की हूँ, मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, बट मेरे पास ऐसा सच कोई टीचर नहीं था तो मैं किसी से नहीं बता सकती थी, बट यू कैन शेयर विद मी। हाँ, मैं तुम लोगों की प्रॉब्लम सुनूंगी और सॉल्व भी करूँगी ऑब्वियसली यार, सिर्फ सुन के क्या फ़ायदा, बताने भी तो पड़ेंगी ना, ठीक है। तो तुम लोग मुझे शेयर करो कि तुम लोगों को कैसा लगा, और बाकी बच्चों से भी कहो कि दीदी से पढ़ के देखो एक बार, ठीक है। सो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ऑन माई चैनल। सो बाय बाय, टाटा, लव यू गाइज, और क्या बोलते हैं, गॉड ब्लेस यू बच्चा ऑलवेज, बाय।